नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 5वें पाठ पढ़ेंगे। इसके 2 वीडियो पहले से बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के उसको देख लें। अभी के इस वीडियो में मेंडलवाद किसे कहते हैं तथा मेंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, मेंडलिज्म किसे कहते हैं। तो मेंडल के नियमों का संक्षिप्त रूप से अध्ययन मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल के जितने भी नियम थे उनका संक्षिप्त रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है। मेंडल के जीवन परिचय को जानते हैं। तो मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में हुआ था, एक माली परिवार में। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर अर्थात गार्डन पी का उपयोग किया था। और जो गार्डन पी होता है या कोई भी जो पी होता है उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। इसको याद रखिएगा। चौथा नंबर है कि मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 साल, मेंडल जो थे वो मटर के पौधों पर लगभग 7 साल 1856 से 1863 ईस्वी तक प्रयोग किए थे। और मेंडल ने अपने प्रयोगों को 1865 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। अर्थात मेंडल ने 1856 से लेकर के 1863 तक प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। लगभग कितने वर्ष? 7 वर्ष। और 1865 ईस्वी में ले जाकर के उसको क्या किए थे? प्रस्तावित किए थे। मेंडल का मृत्यु 1884 ईस्वी में ब्रिक रोग किडनी डिसऑर्डर के कारण हुआ था। मेंडल के मृत्यु के 16 साल बाद सन 1900 ईस्वी में 3 अलग-अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का पुनः खोज किया। मेंडल का मृत्यु 1884 में किडनी डिसऑर्डर के कारण हुआ था। और 1900 उनके मृत्यु के 16 साल बाद सन 1900 ईस्वी में 3 अलग-अलग देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया जी, उनके नियम को पुनः खोज किया। अब वह वैज्ञानिक कौन कौन थे? तो प्रथम वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरे थे ह्यूगो डी ब्रिज जो हॉलैंड के रहने वाले थे। और तीसरे थे एरिक वॉन शेरमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? उनके नियमों को पुनः अध्ययन करके उनके नियमों का खोज किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही क्यों उपयोग किया? यह बात सोचने योग्य है कि मेंडल ने केवल मटर के पौधे का ही क्यों उपयोग किया? वह किसी और पौधे का भी उपयोग कर सकते थे। तो देखिए, इसका कारण है कि मटर एक वर्षीय पादप होता है जिसे आसानी से बगीचों में भी उगाया जा सकता है। जो मटर होता है वह 1 वर्ष में उगाया जा सकता है, मतलब 1 वर्षीय पादप होता है, 1 वर्ष के अंदर उसको उगाया जा सकता है, जिसे आसानी से किसमें लगाया जा सकता है? बगीचों में भी लगाया जा सकता है। फिर मटर के पुष्पों में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन संभव होता है। और जो मटर के पौधे होते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से केवल क्या होता है? स्वपरागण ही संभव होता है। नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाया जाता है, अर्थात मटर का पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है। जो नर और मादा जनन अंग जो होता है वह पुष्पों पर ही पाया जाता है, एक ही पुष्प पर पाया जाता है, जिसके कारण निषेचन करवाना भी आसान हो जाता है। और यह उभयलिंगी और द्विलिंगी कहते हैं इसको। एक निषेचन में पौधा के द्वारा समयुग्मजी लक्षण उत्पन्न होता है। और एक निषेचन में क्या होता है? पौधा के द्वारा समयुग्मजी लक्षण होता है, अर्थात मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण कैसे हो जाते हैं? समयुग्मजी हो जाते हैं। मटर के पुष्पों में कृत्रिम परागण सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। मटर के जो पौधे होते हैं, मटर के जो पुष्प होते हैं, उसमें जो कृत्रिम परागण सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। और कृत्रिम पर परागण के द्वारा उत्पन्न बीज को पौधा को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं।
हाइब्रिड कहते हैं। कृत्रिम जो संकरण होता है तो जो उत्पन्न जो बीज होता है उसको संकर कहते हैं। मटर के पौधे एक पीढ़ी से एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। अब वह सफल हुए थे तो किस कारण उनकी सफलता का राज क्या था? तो मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्या किया था, चयन किया था। और मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। और मेंडल क्या किए थे, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किए थे। फिर मेंडल ने अपने प्रयोगों की प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी F2 पीढ़ी तथा तीसरा पीढ़ी F3 पीढ़ी एवं इससे आगे की पीढ़ियों का भी अध्ययन किया था। चौथा, मेंडल ने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक क्या किया, विश्लेषण किया। पांचवा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। छठा, कि उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधे को अलग उगाए, जिससे इनमें किसी अन्य लक्षण का परागण द्वारा मिश्रण न हो सके। और सातवां, मेंडल ने स्वपरागण को समाप्त करने के लिए मटर के पुष्पों का क्या किया, विपुंसन किया। अब देखते हैं मेंडल की असफलता के कारण मेंडल पहले क्यों सफल नहीं रहे। तो मेंडल ने अपने सिद्धांत को ऐसे पत्रिका में छपवाया जिसे ज्यादातर वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। जो मेंडल थे अपने सिद्धांत को, अपने नियमों को ऐसे पत्रिका में छपवाया जिसको ज्यादातर वैज्ञानिक पढ़ते ही नहीं थे। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के आंकड़ा को इकट्ठा करने के लिए सांख्यिकी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। और जो मेंडल थे वो अपने आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सांख्यिकी अर्थात मैथ, गणित का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, जो जैव वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। जो जैव अर्थात बायोलॉजी के स्टूडेंट को मैथ दिया जाए तो वह आसानी से नहीं समझ पाएगा, ठीक वही हुआ था जो जैव वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। मेंडल अपने प्रयोगों के दौरान जिन कारक के बारे में नहीं बता पाए थे, यह मुख्य कारण था। फिर सन 1859 ईस्वी में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी, जिसकी चर्चा जोरों पर था। मतलब उनके जब नियम का खोज होने से पहले जब उनके नियम को लाया गया 1865 ईस्वी में, जब वे प्रस्तावित किए, तो उसके लगभग 6 वर्ष पहले 1859 ईस्वी में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी, जिसकी चर्चा काफ़ी जोरों शोरों पर थी, जिसके कारण सभी वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन की तरफ था, जिसके जिसके जिससे मेंडल की तरफ नहीं था, जिसके द्वारा क्या किया जी, मेंडल की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। और मेंडल संभवतः अपने समय के वैज्ञानिकों की सोच से आगे के वैज्ञानिक थे, इसलिए उनके नियम को भी जल्दी कोई नहीं पढ़ पाया। अब हम लोग यह समझते हैं कि मेंडल के द्वारा जो चयनित जो मटर के 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो कोई भी जब लक्षण होता है तो उसका कोई प्रभावी गुण होता है और अप्रभावी गुण भी होता है। जैसे पादप की लंबाई, यह एक मटर के पौधे का लक्षण है। अगर इसके प्रभावी गुण का बात किया जाए तो यह लंबा हो सकता है, और अप्रभावी गुण का बात किया जाए तो यह बौना हो सकता है। दूसरा लक्षण की बात की जाए पुष्प का रंग, तो यह बैंगनी भी हो सकता है, यह सफ़ेद भी हो सकता है। पुष्प की स्थिति जो कि एक लक्षण है, यह अक्षीय भी हो सकता है और शीर्षस्थ भी हो सकता है। अर्थात पुष्प कहाँ फूलेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा। तो जब ऊपर लगेगा तो इसको शीर्षस्थ बोलते हैं, और कहीं भी लग जाएगा तो इसको अक्षीय बोलते हैं। फली का आकार, तो फूला हुआ होगा या तो संकरनित सिकुड़ा हुआ होगा। फली का रंग हरा होगा या तो पीला होगा। बीज का आकार या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा। और लास्ट है, बीज का रंग या तो पीला होगा या हरा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मेंडल के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।